नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। नए साल का पहला कारोबारी सत्र और एक बार फिर से ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स, सभी दर्शकों को नए साल 2026 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपका नया साल बेहद खुशहाल रहे, आप खूब तरक्की करें, हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, यही शुभकामनाएं हमारी। और भारतीय बाजार नए साल के पहले दिन हम देख रहे हैं शुरुआत अच्छी हुई, इसके बाद एक रेंज में कामकाज करते हुए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे संभलने की बेहद कोशिश और इस कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाबी भी नजर आ रही है। एटलीस्ट हरे निशान के साथ ब्रॉडर मार्केट से साथ ही बेंचमार्क्स में कामकाज दिख तो रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे 59,946 के स्तर पर बैंक निफ्टी में कामकाज। निफ्टी में भी हम देख रहे हैं हल्का फुल्का ही बाइंग इंटरेस्ट, लेकिन मजबूती का ट्रेंड 26,156 के स्तर। दिन भर का ट्रेड अगर समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर भी है, बड़ी रेंज में एक टाइट रेंज में कामकाज उतार चढ़ाव के बीच नजर आ रहा है, लेकिन उसी रेंज में 26,115 से लेकर 26,196 के लेवल्स के आसपास कामकाज यहां पर आज के सत्र में देखने को मिला। ऐसे में क्लोजिंग कॉल में यहां से 1.5 घंटे क्या कुछ है खास, चलिए सबसे पहले ऑन द शो आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें, बिग बजर्स और उसके बाद मार्केट सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। एफएनओ स्ट्रैटेजी यहां से चंद मिनटों में आपको बताएंगे। इंडेक्स में हम इस तरह की टाइट रेंज देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में फिर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये आपको बताएंगे चंद मिनटों में यहां से। इसके साथ ही एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, टेक्निकल नजरिया इस वक्त मार्केट पर क्या लगाकर चल रहे हैं, वो आपके सामने रखा जाएगा। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन, जहां पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताएंगे। वहीं 3 बजे मार्केट्स एट 3 हमारा खास सेगमेंट, जहां पर मार्केट से जुड़ी सारी खबरें आपके सामने होगी। वहीं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:10 पर और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर 3:20 पर यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए आपके सामने हम रखेंगे। बाजार की बड़ी बातें अब आपके स्क्रीन पर, दायरे में बाजार लेकिन संभलने की लगातार कोशिश करते हुए। और ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करें, आईटी शेयरों में खरीदारी है, इंडेक्स में करीब 1% की तेजी। अच्छी बात है कि चैलेंजिंग ईयर देखने के बाद आईटी सेक्टर ने इस साल की शुरुआत एटलीस्ट पॉजिटिव की है। उम्मीद करके चलेंगे कि सेक्टर जो है अपमूव देखे। अडानी ग्रुप शेयरों में भी खरीदारी, अडानी टोटल 6% की तेजी दिखाते हुए। सिर्फ अडानी टोटल ही नहीं, अडानी समूह के तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। सिगरेट पर सख्ती की खबर से आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट है। लार्जर प्लेयर डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस आईटीसी, इनका सेगमेंट सिगरेट का, इसी के चलते टॉप लूजिंग कैंडिडेट। बिग बजर्स अब आपके स्क्रीन पर क्विकली लेकर आ जाते हैं और सबसे पहले टोबैको की पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर से जो इम्पैक्ट आया है वही है हमारे आज के बिग बजर में। गोडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी 1 फरवरी से 40% जीएसटी के साथ अतिरिक्त टैक्स लगने की जो खबर है, इसका असर है जो कि इन स्पेसेस पर, इन स्क्रिप्ट्स पर पड़ता हुआ, और इसी के चलते गोडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी लूजिंग कैंडिडेट्स आज के सत्र में। डाउन साइड है आईटी शेयरों में, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अच्छी मजबूती और ये मजबूती का ट्रेंड आज शुरू हुआ है। लाइक्स ऑफ विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, लार्जर आईटी प्लेयर्स और छोटी मझौली आईटी कंपनियों में मोमेंटम बेस्ड कामकाज है। निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई पर है और हो भी क्यों ना ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, और दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे आए हैं, जिसके चलते ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल पर लगातार नजर है। इसके साथ ही फूड डिलीवरी स्पेस पर नजर रखें। इटर्नल और स्विगी, हमने देखा गिग वर्कर्स की स्ट्राइक थी, जिसके चलते पिछले सेशन में हमने चैलेंजिंग व्यूज देखे, कंसर्न्स थे, उतार चढ़ाव, गिरावट इनफैक्ट हावी हो रही थी, लेकिन वहां से संभलते हुए इटर्नल निफ्टी का टॉप गेनर है। स्विगी में भी करीब 2% की बढ़त है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडानी ग्रुप शेयरों पर भी खास तौर से नजर रखिएगा जरूर। तो चलिए ऑन द शो बाजार की बड़ी बातें और बिग बजर्स आपके सामने है, लेकिन इन तमाम के साथ साथ इंडेक्स पर नजरिया क्या होना चाहिए, मार्केट का ओवरऑल सेटअप क्या है, आइए अभिषेक से जानते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। और आपकी फैमिली इस साल, ये कह सकते हैं पिछले साल ही बड़ी है, और उम्मीद करके चलती हूं कि आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नई बिगिनिंग मानसी आपके लिए भी है, आपको भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल में, आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें तो देखिए मानसी, ज़्यादातर लोग तो आज आपको मंदिरों में, गुरुद्वारों में दिखाई देंगे, तस्वीरें दिखा देते हैं और इससे पता चल जाएगा कि अच्छा बाजार में आज पार्टिसिपेशन कम क्यों है। खूब भीड़ है आज। आप देश के किसी मंदिर में, छोटे शहर, बड़े शहर में चले जाइए, ये सामने देखिए, हरिद्वार के, जम्मू के, सीकर के, राजस्थान का छोटा सा शहर है, अमृतसर में, पुरी उड़ीसा में, वाराणसी से ये तस्वीरें आ रही हैं और सुबह सुबह मंदिरों में खूब वहाँ पर चहल पहल, भीड़ दिखाई दी।
कल शाम से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। और आज देखिए मतलब ये तस्वीरें तो खूबसूरत हैं, लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं 2026 का, लेकिन बाजार में पार्टिसिपेशन बहुत ही ठंडा आज के सत्र में है। आज बहुत कम पार्टिसिपेशन है। आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो बड़े देख रहे हैं। आप देखिए कि आईटीसी पर जो टैक्स वाली खबर आई, शेयर 10% टूट गया। वोडाफोन को कुछ गेन्स हो रहे हैं 5-5.5 हजार करोड़ के आसपास के, उनके प्रमोटर से वोडाफोन पीएलसी से वो चढ़ गया करीब 5-6%। लेकिन बाजार कहाँ है? बाजार में जो निफ्टी की रेंज है वो है 85 पॉइंट्स की, 85 अंकों की सीमित रेंज निफ्टी की है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की जो रेंज है वो भी हम देख रहे हैं कि 200 अंकों के आसपास की ही रेंज है निफ्टी बैंक की भी, और आज 59,743 तक पहुंचा है। तो कल की कहानी अलग थी। कल को तो हमने देखा कि फंड्स की बाइंग हो रही थी, एनएवी बढ़ाने के लिए फंड्स बाइंग करते हैं कई बार साल के आखिर में जाके, और थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही थी। अदरवाइज तो माहौल फीका है और कुछ बदलता हुआ दिख भी नहीं रहा है। साल भरे बदल गया हो, लेकिन क्या एफआईज आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को को लेकर क्लैरिटी आ गई? नहीं आई है। वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, जस की तस है। बदलना क्या है? बदलने हैं कंपनियों के फाइनेंशियल, वो बदलेंगे अर्निंग में। अब वो देखना होगा कि अर्निंग किस तरह के निकल के आती है। अब से हम एक हफ्ते बाद तो हम नतीजों की चर्चा करना शुरू कर देंगे, और बाजार में मुझे लगता है कि तब तक लैकलस्टर एक सीमित दायरे का ही बाजार आपको देखने को मिलेगा। अच्छी चीज क्या है बाजार में मानसी आज के सत्र में, कि बाजार ने जो कल के गेंस है ना, कल के गेंस को आज टिकाए रखा बाजार ने। दिन भर के दौरान हल्के हल्के गेंस आप देखेंगे। निफ्टी में आपको छोटा सा गेन दिखाई देगा 0.15% का, पॉइंट के लिहाज से 35-36 अंकों के आसपास का। और आज हमने देखा कि एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटा। आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट, इंफ्रा ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पर भी डाइवर्जन है। मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी तेजी आपको नजर आएगी, और स्मॉल कैप इंडेक्स से जो कि 0.25% की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और बाकी दुनिया से कोई संकेत तो मिलने हैं नहीं, क्योंकि एशिया में छुट्टी है, यूरोप में ज्यादातर बाजार बंद है, और आज अमेरिका की भी छुट्टी है, तो फ्यूचर से भी संकेत आ नहीं रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। लेकिन निफ्टी के लिए मेरा मानना है कि देखिए अब अच्छी बात यह है कि 26,000 के लेवल को, जो कि एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको अच्छे से पार कर लिया है। और अब यही सपोर्ट लेवल भी है। अगर आप निफ्टी के बारे में अगर पूछें, 26,000 का ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, 26,250 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। आज मुझे लगता नहीं कि ये रेजिस्टेंस आज के सत्र में पार होगा। आज हमने देखा कि बिल्कुल 26,200 के आसपास जाके निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे आ गया। अब कायदे से देखा जाए तो मानसी इंडेक्स में ट्रेड नहीं बन रहा है, मुश्किल है उसमें ट्रेड लेकर पैसे बना पाना, क्योंकि छोटे दायरे में स्विंग्स हो रहे हैं। बाजार जब मूव ही नहीं करेगा तो फिर पैसे बनेंगे कैसे? दिक्कत की बात ये हो जाती है। और आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो इंडिया विक्स भी नरमी के ही संकेत दे रहा है, 3% नीचे है, 9.16 ऑल टाइम लो पर है। तो जब भी इंडिया विक्स बिल्कुल आपको कॉम्प्रेस नजर आए, मतलब कि ना तो आगे को लेकर उत्साह है, ना तो आगे को लेकर कोई डर है। जब ऐसी स्थिति हो तो फिर पैसे बनेंगे कैसे? कुछ तो हो, तेजी मंदी जो भी होना हो। तो यही स्थिति है आज बाजार की। तो मेरा मानना है कि इंडेक्स के बजाय आप स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, वहां पर शायद आपके लिए मौके बन जाए, और वो मौके लगातार बन रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से तो हम यही बात कर रहे हैं। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना ही है, मान लीजिए कि अगर आपको ट्रेड करना ही है, तो इस लेवल पर आप मत खरीदिए। थोड़ा नीचे आए 26,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाता है तो आप बाइंग कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि छोटे छोटे गेंस के लिए ट्रेड कीजिए। 50 पॉइंट 100 पॉइंट के गेंस लेके अगर आप बाजार में इतनी अनुशासन अगर आप बरतना चाह रहे हैं या फिर बरत सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज इंडेक्स को छोड़ देना बेहतर है। निफ्टी बैंक की भी कहानी वही है। 59,500 के लेवल को हमने पार कर लिया है, लेकिन जो बड़े बैंक हैं वहां कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक में और आईसीसी बैंक में थोड़े मुड़े ऊपर नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो अब बाजार में कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाला माहौल निश्चित तौर पर आएगा। अब अर्निंग्स का इंतजार रहेगा, और तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक ये जो कंसोलिडेट कर रहे थे, कंसोलिडेशन ये जारी रहेगा। स्लाइटली बेटर है निफ्टी बैंक, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज के लिए ट्रिगर्स रहे हैं, रेट कट वगैरह आया, हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी सपोर्ट रहे कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर, वो तमाम चीजें हुई हैं। तो बैंकिंग थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो भी एक रेंज में फंसा है। आज हमने देखा कि 200 पॉइंट की रेंज रही, 59,700 के आसपास कारोबार होते हुए दिख रही। 60,000 एक हर्डल होगा। अब 60,100 का हाई बना था, अब उसके पार निकलेगा तो हम नई तेजी की बात करेंगे। अदरवाइज तो रेंज में ही मेरा मानना है कि स्टॉक्स पर फोकस कर लीजिए। खूब पैसे आपको अभी भी बनाने के मौके बाजार में बन जाएंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जरा उनका व्यू लेते हैं कि बाजार को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और आपको किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं, और इसके अलावा कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे 2 एक्सपर्ट आज के। ओशो जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
और आप दोनों को नए साल की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओशो, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। राय दीजिए बाजार पर किस तरह से देख रहे हैं आप इंडेक्स को? क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें? मुश्किल सवाल तो ये है। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले आप सभी को, पूरे टीम को ही नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, ओवरऑल मुझे लगता है कि आपका व्यू जो आपने इनिशियली बताया, मेरा भी सिमिलर व्यू है, बिकॉज मार्केट में स्पेसिफिकली की इंडाइसेस पे ट्रेडिंग रेंज काफी छोटा है। सो ट्रेडिंग के लिए पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है तो अवॉइड करना चाहिए। एंड जैसा आपने बताया कि 26,000 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बनेगा, बिकॉज टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26,000 पे है एंड कल काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजर दिखाया है। तो मुझे लगता है 26,080 स्पॉट लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इसके आसपास आता है तो बाई करें। हायर लेवल्स पे निफ्टी के लिए 26,200 एक क्रूशियल हर्डल है। इसे अगर ब्रेक थ्रू करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब हमें हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो मुझे लगता है 26,200 के ऊपर एक ट्रैक्शन आ सकता है निफ्टी पर। उससे पहले थोड़ा सा हमें टिप का ही अप्रोच, डिप पे ही बाई करने की अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। एंड सिमिलर बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव ही है, बट अगर थोड़ा डिप आता है 59,400 59,500 के आसपास तो बाई करें। हायर लेवल्स पे 59,900 से 60,000 के जोन पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की सलाह रहेगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स पर नजरिया तो पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए यहां पर आपको प्ले आउट करना चाहिए और गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक वाइज भी अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं। इंडेक्स भले ही वॉलेटाइल हो या एक रेंज में हो, लेकिन स्टॉक वाइज मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको हर समय मिलती है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना बेहद जरूरी है और ये करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो चलिए अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, क्लोजिंग ट्रेड्स में जानते हैं उनके स्टॉक वाइज रिकमेंडेशंस। कुणाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, क्लोजिंग ट्रेड्स मार्केट में पहले कारोबारी सत्र नए साल के आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 इक्विटी मार्केट्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था एंड 2026 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस इक्विटी मार्केट्स में आया है। जिस हिसाब से हमने सिल्वर और गोल्ड में रैली देखी है 2025 में आउट परफॉर्मेंस रहे है, मुझे लगता है कि अभी इक्विटी की बारी आ गई है जो 2026 में आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए। सो क्लियर कट आज का ट्रेडिंग सेशन फ्लैट रहा है, फर्स्ट डे है मार्केट्स के लिए, तो हम एक रेंज में स्टक है 26,100 26,200। पोजिशनली हमारा व्यू बुलिश ही है मार्केट्स पे, हमें लगता है 26,500 शॉर्ट टर्म बेसिस पे निफ्टी पे टारगेट्स आने चाहिए। सो कोई भी डिप मिलती है निफ्टी में उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए 26,500 तक के पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, अगेन 58,700 जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी के लिए रहा है, हम वो सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं और अब हम हायर लेवल्स पे एक ब्रेकआउट पे 59,700 800 यही एक जोन है जो ब्रेकआउट का जोन है और हम एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में वापस ये मोमेंटम बिल्टअप होगा एंड बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट बताएगा। सो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है करंट लेवल से और अपसाइड पे 60,100 60,500 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। जहां तक स्टॉक रिकमेंडेशन की बात है, दो कॉल रहेंगे, दोनों बाय साइड की आइडियाज रहेगी। फर्स्ट रहेगा पावर स्पेस में से, मुझे लगता है कि पावर एज अ स्पेस निफ्टी सीपीएससी का जो इंडेक्स है पावर इंडेक्स, वहां पे हमने अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखा है और मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा आगे जाके भी। तो यहाँ से मेरी जो प्रेफर्ड पिक रहेगी वो है पीएफसी। पीएफसी ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे, वीकली पे, और एक फॉलोअप मूव देखा है। एज पर द हम जो टेक्निकल एनालिसिस में वेव काउंट करते हैं तो थर्ड वेव में एंटर हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मूव रहता है। सो यहाँ पे पीएफसी पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। 361 362 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, हाई लेवल्स पे मेरे टारगेट्स रहेंगे 375 से लेके 380 तक के। सो पीएफसी मेरी पहली पिक रहेगी जो कि बाय साइड पे रहेगी। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है एनर्जी स्पेस में से, और स्टॉक का नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। आई थिंक एक क्लीन ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो अबव एवरेज वॉल्यूम्स हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में, और एक जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटा है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन है।
1020 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे। हाई लेवल्स पे आपको 1090 से लेकर 1120 तक के टारगेट्स रखने हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आज अच्छा खासा एक्शन भी है और इसमें अडानी एनर्जी सोल्यूशन हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर पीएफसी पर भी फोकस रखे। ये दो क्लोजिंग ट्रेड्स कुणाल शाह की तरफ से हमें मिलते हुए। ओशो, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। मेरे भी दो बाई की ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला, बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है आरबीएल बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है एंड यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है काउंटर में। तो आरबीएल बैंक पे बाई का सलाह है। करंट लेवल्स पे 313 के आसपास होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें। 306 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड हायर लेवल्स पे 326 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे देखने को मिल रहे हैं एंड मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में बन सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 197 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 210 से 212 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये क्लोजिंग ट्रेड्स ओशो कृष्णन की तरफ से हमें मिलते हुए कुल मिलाकर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की कॉल्स हमें मिली हैं। सो मार्केट पर कन्विक्शन जो है वो बिल्कुल बरकरार इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, अब मार्केट में लार्जर प्लेयर्स जो हैं, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में, एक तो इन्फोसिस, एल&टी, एम&एम, भारती एयरटेल, रिलायंस जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, डिविज लैब और सिप्ला जैसे काउंटर से बिकवाली हाथ लगी है। कुणाल, आपसे एक टेक ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी की चाल पर मैं जानना चाहूंगी। एक तो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, दिसंबर ऑटो बिक्री बेहतर रही है। अब यहां से आगे ऑटो सेक्टर पर किस तरह का फोकस होगा? आई थिंक निफ्टी ऑटो एज अ सेक्टर में हमने एक अच्छा बाइंग मोमेंटम लोअर लेवल से देखा था, जहाँ पे वो जीएसटी रैशनलाइजेशन आ गया था। वहां से हमने देखा कि ऑटो में एक बहुत अच्छी तेजी देखी है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ऑटो इंडेक्स में अभी भी यही जगह है 29,000 तक के लेवल्स टच करने की। करंटली 28,475 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। तो अभी भी 500 पॉइंट की जगह है यहाँ से अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि मिक्स बैग है। काफी स्टॉक्स है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, काफी स्टॉक है जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। यहाँ पे मेरी जो प्रेफर्ड पिक रहेगी, जो ऑटो स्पेस से मुझे अच्छा लग रहा है, वो है एमएनएम। मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी भी अपसाइड ओपन है एमएनएम के काउंटर में। एक अच्छा खासा हायर लेवल से हमने कंसोलिडेशन देखा था और एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके 3800 तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। सो एमएनएम प्रेफर्ड पिक रहेगी। और उसके बाद रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली देखी है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट कोई भी डिप मिलता है तो अशोक लेलैंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 200 तक के टारगेट्स अशोक लेलैंड में आ सकते हैं। ठीक है, 200 की टारगेट अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड हमारे भी रडार पर था और हम बता भी रहे थे कि देखिए किस तरह के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं इसने पिछले साल में 2025 में। लगभग 70% के आसपास ये शेयर चला था और अब 200 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 3% के आसपास की शानदार तेजी आज हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड के शेयर में। एक और कंपनी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हमने देखा कि एनबीएफसी स्पेस में जो हाल फिलहाल जो बज़ आया, उसका भी बेनिफिट मिला है पीएनबी हाउसिंग को और ये 1000 रुपये के बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इस वक्त करीब है। लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। पीएनबी हाउसिंग को लेकर क्या व्यू होगा आपका ओशो जी? क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? काफी मजबूत है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। अगर हम देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था 940 के आसपास। वो उसके बाद वापस से अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद आज के दिन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल एक काउंटर ट्रेंड हुआ है इसमें। अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हायर लेवल्स पे जो इमीडिएट या नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो नियर अबाउट 1030 का है। तो 1030 के लिए काउंटर में बिल्कुल बाई करने की सलाह है। एंड लोअर लेवल्स पे जो इसका सपोर्ट जोन है, वो पहला सपोर्ट है 960 एंड पोजिशनल सपोर्ट है 935 का। तो इसमें बाई का ही सलाह है, बट अगर पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करें। अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर कूल ऑफ आता है 960 970 के जोन में तो बाई करें, एल्स 1000 को ब्रेकआउट होने का इंतजार करें एंड उसके ऊपर बाई करें।
दूसरा वाले चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपीज़ का ब्रेकआउट पहले आ जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो फिर थोड़ा नीचे जाए, 960-70 की रेंज में अगर मिलता है तो पीएनबी हाउसिंग में आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर 935 रुपये का स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा और 1030 तक के टारगेट होल्ड करने की फिलहाल इसमें सलाह है पीएनबी हाउसिंग में। लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के आंकड़े आए हैं और कुल बिक्री 14% बढ़ के आई है 50,519 यूनिट पर। बिक्री तो बड़ी है, हालांकि जो अनुमान था उससे ये कम है। अनुमान स्ट्रीट ये कर रहा था कि जो आंकड़ा आएगा 54-55 हज़ार के आसपास का आएगा और आया है 50 हज़ार के आसपास का ही। तो बिक्री बढ़ी ज़रूर है लेकिन अनुमान से कम बढ़ी, इसलिए आप शेयर में देखेंगे कि सपाट कारोबार, फ्लैट लाइन है, हरे निशान से लाल निशान में आपको जूझता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शेयर जो है लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा है टाटा मोटर का। और वैसे भी अगर आप दिसंबर देखें तो उसमें होता क्या है बिक्री आंकड़ों में कि अब ईयर एंड होती है तो जो पुराने मॉडल्स होते हैं उसको कंपनीज को निकालना होता है, तो डिस्काउंटिंग वगैरह का सहारा लेती हैं, तो आंकड़े तो वैसे भी थोड़े से आपको बढ़ के दिखाई देते हैं। राय क्या होगी इस पर आपकी कुणाल जी, टाटा मोटर्स को लेकर? टाटा मोटर्स में कोई एक्साइटिंग आपको क्या चार्ट पैटर्न दिख रहा है ट्रेड के लिहाज से, या फिर अवॉइड लिस्ट में ही रखें शेयर को? जी, टाटा मोटर्स जब से डीमर्ज हुआ है, हमने टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हाई लेवल से ऑलरेडी देखा हुआ है। इंडिकेटर्स जो भी थे मोमेंटम वाले सभी ओवरसोल्ड में थे, सो ये हमने एक अच्छा खासा बाउंस लोअर लेवल से देखा है। जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था स्टॉक को 364 365 का, उसके ऊपर स्टॉक ने ट्रेड किया है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे हम अपनाएंगे स्टॉक में। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि जो गैप एरिया हाई लेवल्स पे 388 के तक का वो फिल करने स्टॉक आएगा। तो डिप्स को यूटिलाइज करे बाय करने के लिए 20 डीए में जो स्टॉक का है 353 के आसपास वो उसका सपोर्ट जोन रहेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दिसंबर ऑटो सेल्स के डेटा एक तो आए हैं और अब यहां से हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एक राय भी फिलहाल बनती हुई। लेकिन इस बीच आईटीसी के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। एक तो टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की जो खबर है इसका असर इस पूरे स्पेस पर पड़ता हुआ दिखा है और आईटीसी के स्टॉक प्राइस में 9% तक की गिरावट। इसके मायने क्या है, एक बार विस्तार से पहले अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक बताएं। मानसी देखिए, रीज़न साफ है, सरकार चाहती है कि सिगरेट का जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज किया जाए और WHO के हिसाब से जो टोटल जो एमआरपी होती है उसमें जो टैक्स इंसिडेंस होता है स्टैंडर्ड वो है 75% का। अब भारत में ये अभी तक था 50 से 60% के बीच में, अगर अब मैं बिल्कुल टू बी प्रिसाइज 53-54% के आसपास के ये आंकड़े थे। और सरकार ने सितंबर में साफ कर दिया था कि सिगरेट पर टैक्सेशन का बोझ को बढ़ाया जाएगा। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो नोटिफिकेशन जो आया है उसमें ये पता चला है कि जीएसटी के अलावा एडिशनल एक्साइज भी लगेगा। पहले वो सेस लगता था, एड वैलोरम सेस लगता था, अब एक्साइज लगेगी और जो एनसीसीडी है यानी कि जो नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी जो है वो जस की तस रहेगी। अब सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया तो निश्चित तौर पर जो सिगरेट वाली कंपनीज हैं उनकी कमाई पर असर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, क्योंकि सिगरेट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है 46% का, तो शेयर ये करीब करीब 10% टूट गया। इसके अलावा हमने देखा कि गॉडफ्रे फिलिप्स भी टूटा, साथ साथ वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर टूटा। अब गॉडफ्रे फिलिप्स तो प्योर सिगरेट प्ले है, तो यहां पर हमने शार्प रिएक्शन देखा और ये शेयर करीब करीब 17% के आसपास लुढ़क गया। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी हम देख रहे हैं कि ये शेयर ये जो है अब ये लगभग 2.5 साल के निचले स्तर पर है, 33 महीने के निचले स्तर पर यह शेयर पहुंच गया है और आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप आईटीसी से साफ हो गया और 5 लाख करोड़ रुपए के नीचे का मार्केट कैप आईटीसी का हम देख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता है। अतिरिक्त जो अब ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है ये 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। हालांकि क्या सेस भी लगेगा, क्या कुछ और ड्यूटीज लगेंगी, इसको लेकर चीजें थोड़ी सी अभी अनक्लियर हैं। लेकिन अगर मैं आपको पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं और जो संभावित जो टैक्स स्ट्रक्चर अभी होने वाला है एक बार आपके मैं सामने रख देता हूं। देखिए अभी तक क्या है कि सिगरेट पर जो टैक्सेशन है उसमें जीएसटी 28% का है, इसके अलावा सेस लगता है 2076 से लेकर 4170 रुपए प्रति हजार सिगरेट का।
एड वैलोरम से जो कि सिगरेट की लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, और ये है 5% से लेकर 36% तक का। और एनसीसीडी यानी कि नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंट ड्यूटी जो है ये है 510 से 850 रुपए प्रति 1000 सिगरेट का। ये तो जस की तस रहने की खबर आ रही है, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या क्लैरिटी आती है एनसीसीडी को लेकर और बाकी कुछ और ड्यूटीज को लेकर। लेकिन अब जो टैक्स है, जीएसटी तो बढ़ गई, 40% हो गई, लेकिन उसके अलावा जो नई एक्साइज ड्यूटी अब लगाई जाएगी 2150 से लेकर 8500 रुपए प्रति 1000 सिगरेट, ये लग जाएगी और एनसीसीडी जस की तस रहेगी। तो अब जो प्रति स्टिक जो टैक्स होगी उस पर लंबाई के आधार पर 20 to 40% का टैक्स हो जाएगा। और अगर हम टोटल टैक्सेशन अगर जोड़ेंगे तो अब वो बढ़ के चला जाएगा शायद 65 से 80% के बीच में, जो फिलहाल 50 से 60% के बीच में है। अब कंपनियां नुकसान से बचने के लिए सिगरेट के दाम बढ़ा सकती हैं। ऐसी खबरें आ रही कि 18 से 35% के आसपास तक की हाइक हो सकती है। और अगर दाम नहीं बढ़े तो कंपनीज के एबिटा पर 40% के आसपास का असर आएगा। मान लीजिए कि अगर दाम बढ़ा देती हैं तो फिर तनाव यही होगा कि फिर वॉल्यूम पर असर आएगा। तो ये चीजें हैं, ये अब ऐसी बार बार हम देखते हैं कि टैक्सेशन वाली चीजें आती हैं, फिर भी वो चीजें एक लॉन्ग रन में तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो जाती हैं, क्योंकि आदतें छूटती हैं नहीं सिगरेट वगैरह की, टोबैको वगैरह की। एक इम्पैक्ट अभी आ रहा है, अब ये बाजार इसको असेस करेगा। कल देखेंगे, कल बहुत सारे ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आएंगी, वो क्या स्टडी करते हैं, क्या इम्पैक्ट बताते हैं। लेकिन आज तो भारी गिरावट, और निफ्टी का और एफएनओ का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है आईटीसी, 363 पर गिर के उसके आसपास ही आप कारोबार होते हुए देखेंगे। कोई खास रिकवरी लोअर लेवल से इसमें आ नहीं रही है। तो जरा इस पर एक व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जिगर पटेल हमारे साथ हैं। जिगर भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीएनओ स्वदेश पर। आईटीसी पर हमेशा ये हैंगओवर रहता है, सिन गुड कैटेगरी में है, टैक्सेशन क्या होगा, इसलिए बहुत चलता नहीं है। और अगर हम इसके रेवेन्यूज की बात करें तो सिगरेट कारोबार से 46% रेवेन्यू उनकी आती है, जो सितंबर तिमाही की जो आंकड़े कह रहे हैं। आपकी राय क्या होगी इसके, अब स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो आईटीसी जो हिसाब से आज हमने ड्रॉप देखा है करीबन 9% का है, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 400 का वो भी ब्रेक हुआ है। बट ओवरऑल जो हिस्टोरिकल सपोर्ट है मई 2017 का, अब हम वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 350 360 ये जो लेवल है काफी क्रूशल रहेगा। बट ओवरऑल सिर्फ आईटीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी चीजें फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है आईटीसी में। पास्ट में भी देखा गया है कि जब भी टबैको को लेके कुछ न्यूज आती है, रेट्स बढ़ते हैं, तो इसमें ये नीजर रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलता है। बट ओवरऑल इसमें मैं यही कहूंगा कि ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी है आईटीसी में, एटलीस्ट एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग के लिहाज से तो डेफिनेटली नहीं है, बट ये जो लेवल्स है 350 360 काफी लुक्रेटिव है। और एटलीस्ट 3 से 4 महीने का व्यू लेके चले तो वापस से हम 425 430 के रेट्स देख सकते हैं। और ओवरऑल स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 330 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की भी सोची जा सकती है। हालांकि न्यूज फ्लो के चलते यहाँ से कंसर्न्स थोड़े बढ़ेंगे जरूर, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर 400 उसके पार के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। जिगर जी, गुड आफ्टरनून। आईटीसी पर और इस पूरी खबर पर आपने अपना टेक हमें दिया, लेकिन साथ साथ स्टॉक वाइज इसके तर क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? सबसे पहले तो बजाज ऑटो है क्लोजिंग ट्रेड में। अगेन बजाज ऑटो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग रहा है ऑटो सेक्टर में। और जब हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट काफी पहले सितंबर मंथ में आया था, और रिसेंटली अभी मल्टीपल बॉटम्स नेकलाइन पे भी बने और साथ में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे दिख रहा है। तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी, बट स्टैगर्ड मैनर में बाय करेंगे। करंट लेवल्स 9483 है, तो करीबन 9400 तक भी मिले तो भी बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा बजाज ऑटो में 9250 के नीचे रहेगा, और मोटा मोटी 9750 के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं आने वाले दिनों। चलिए, ये क्लोजिंग ट्रेड्स जिगर जी की तरफ से आपके स्क्रीन पर स्ट्रैटेजी विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस आप देख रहे हैं। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के अनुसार मार्केट पर चर्चा हमारे एक्सपर्ट से जारी रहेगी, आप बने रहें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट थोड़े से सुस्त ज़रूर है, पर जी हाँ अपने आप को होल्ड करने में सक्षम है और साथ ही साथ कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटीसी की हमने चर्चा की ही, साथ ही साथ आज देखिए कुछ काउंटर्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आ रही है। जहाँ बात करें कुछ ऑटो काउंटर्स में से तो M&M और बजाज ऑटो लीड करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही हल्के फुल्के IT काउंटर्स भी रिबाउंड दिखा रहे हैं, जिसमें HCL टेक, इन्फोसिस जैसे नाम मौजूद हैं। पर आइए अपने मेहमानों का भी स्वागत कर लेते हैं। जिगर पटेल तो हमारे साथ जुड़े ही हुए थे और अब गौरांग शाह भी हमारे साथ अब शो में मौजूद हैं। और गौरांग जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर एंटायर टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी, आपका नए साल की शुभकामनाएं। 18 नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, जिगर भाई को जो हमारे साथ मंच पर उपस्थित है, और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और आपके धन में वृद्धि हो। यस सर, ब्लेसिंग्स के लिए। और जी हाँ, साल 2026 में भी आपकी गाइडेंस की पूरी ज़रूरत पड़ेगी हमारे दर्शकों के लिए। गौरांग जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा भी कर रहे थे आईटीसी की। एक बार आपसे फंडामेंटल राय भी समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिगर ने तो हमें बताया कि कौन से लेवल्स किस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है, बट आईटीसी की बात करें तो देखिए सिगरेट के प्राइजेस तो अब बढ़ेंगे जिस तरीके से नोटिफिकेशन आए हैं। पर अब दूसरी बात ये भी कही जा रही है गौरांग सर कि कहीं ना कहीं ये जो आदतें हैं वो मजबूर कर देती हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि डिमांड में एकाएक से ड्रॉप आएगा। आपकी क्या एनालिसिस है 9% की गिरावट आईटीसी जैसे लार्ज कैप काउंटर में? क्या इसे मौके के तौर पे देखें या फिर अभी इसको थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए? तो इसका आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे सृष्टि जी, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः है कि उनका निवेश हो सके। तो देखिए, ये बदलाव परिवर्तन जो है वो 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और आपके कार्यक्रम से आने से पहले मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था, अनुमानित कितनी वृद्धि हो सकती है सिगरेट, तंबाकू पदार्थों पर, तंबाकू जैसे बने हुए पदार्थों पर, सिगरेट पर और बीड़ी पर। तो अब ये कितना सत्य है या फिर कितना सत्य नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन औसतन 8% के आसपास की बढ़ोतरी बीडीज पर होगी। सिगरेट पर अनुमान है कि करीबन 15% के आसपास की वृद्धि होने वाली है, और बाकी अन्य जो तंबाकू पदार्थ है उस पर थोड़ी बहुत और ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। इसका असर कितना पड़ेगा आईटीसी पर या फिर बाकी अन्य जो कंपनियां हैं, गॉडफ्री फिलिप्स जैसी या फिर वीएसटी इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि खपत कितनी कम होती है। नुकसानदायक तो है ही स्वास्थ्य के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पहले भी हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा था इन सब पदार्थों के दाम में वृद्धि करे ताकि लोग इससे थोड़ा बहुत दूर रहे। फरवरी से ये लागू होगा, तो मेरे ख्याल से आने वाले जो नतीजे होंगे, खास करके जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे सृष्टि जी, इसमें हमें पूर्ण रूप से कितना प्रभाव नकारात्मक पड़ा है इन सब कारोबार को लेकर के और ये वृद्धि को लेकर के, वो अनुमान लगेगा। मौजूदा परिस्थिति में आईटीसी पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। अब ये जो खरीदारी की राय है, हम भी थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करेंगे जब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे और आने वाले वित्तीय वर्ष के नतीजे आएंगे कि कितना असर पड़ा है आय में और शुद्ध मुनाफे में। इसके साथ साथ ये भी कहना अनिवार्य होगा कि पहले जिस प्रकार की निर्भरता आईटीसी की बैलेंस शीट निर्भर थी तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के कारोबार को लेकर के, वो पिछले कुछ सालों में कम हुई और बाकी अन्य जो कारोबार है उसका योगदान ऊपर की तरफ आया है। तो समय लगेगा, ये घोषणा जो हुई है उसका एक असर हम आज देख रहे हैं। अब आंकड़ों पर कितना प्रभाव पड़ता है वो आने वाले तिमाहियों में पता चलेगा।
ऑलराइट, तो चलिए अभी तक तो खरीदारी की राय है, तिमाही नंबर्स के वेट ज़रूर करेंगे, पर स्टॉक में देखिए बिल्कुल भी रिकवरी नहीं है निचले स्तरों से। बट आज ऑटो काउंटर्स जो हैं वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं या तो उम्मीद पे खरे उतरे हैं या फिर उम्मीद से बेहतर रहे हैं। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो बेहतर नतीजों में एस्कॉट्स, M&M ट्रैक्टर्स, साथ ही साथ अशोक लेलैंड के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहां पर काफ़ी अच्छे नंबर्स जो हैं हमने देखे। और साथ ही आपकी स्क्रीन पे अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के भी आंकड़े आते हुए दिखे हैं, और वो जो है वो भी उम्मीद के मुताबिक ही है। खास तौर से सीवी पैक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें अशोक लेलैंड के नंबर्स बेहतर आए हैं उम्मीद से। वहीं आइशर मोटर्स VECV, टाटा मोटर्स के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, और ट्रैक्टर डिवीजन ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बार जिगर आपसे टाटा मोटर्स CV पे ही राय लेना चाहेंगे। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा डेटा होगा, बट टाटा मोटर्स CV खास तौर से आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि 300 के बार तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया। 300 से लेके 425 की रैली काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, और इसके पीछे के देखिए पूरे ट्रिगर्स, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करते हुए कि डिमांड काफ़ी मजबूत है, नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही वैल्यूएशंस भी आकर्षक बताए जा रहे थे। आपकी राय जिगर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसमें जो स्ट्रक्चर बना है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में, ओवरऑल अवरली चार्ट पे ऑलरेडी एक टॉप बना हुआ है, कहीं ना कहीं 431 ऑड लेवल्स है, और अभी हम 425 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन दिख रहा है और डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये 432 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, तब तक मैं फ्रेश मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो ये लेवल्स पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा, और वेट करेंगे कि 432 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आए, फिर ही हम फ्रेश बाय करेंगे। 435 के ऊपर फ्रेश बाइंग करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। थोड़ी देर पहले ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के भी दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए थे, और देखिए डिमर्जर होने के बाद ना बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपके लिए ना ग्रोथ कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर आपको बुलिश होना है, और वो आंकड़ों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। 15% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ी, शेयर सपाट। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ी, शेयर देखने की 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आज तो 1 जनवरी है, महीने का पहला दिन है, और तमाम कंपनीज की बिक्री के आंकड़े आए हैं। अशोक लेलैंड के, M&M के, स्कॉट्स के। अशोक लेलैंड में और स्कॉट्स में अच्छी तेजी हम देख भी रहे हैं, M&M के शेयर में भी आज रौनक है। तो किस तरह के बिक्री आंकड़े आए हैं, जरा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सृष्टि के पास से पूरे आंकड़े। सृष्टि, बताइए कैसे रहे नंबर सब तक? तो देखिए इस बार नंबर्स जो हैं वो या तो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं या फिर उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। किसी भी कंपनी ने निराश नहीं किया है, और यही हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि इस बार जो है डबल डिजिट ग्रोथ की आप उम्मीद ज़रूर रखिए, और साथ ही एक ग्रोथ में मोमेंटम बरकरार भी रह सकता है। इस बात के लिए भी आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर्स, यहाँ पर तो बिक्री कायम है, पर कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में अब काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और ट्रैक्टर डिवीजन के लिए भी, क्योंकि दिसंबर मंथ में हम बहुत बिक्री होते हुए नहीं देखते हैं, बट पिछले साल के मुकाबले जो है आप देखेंगे कि इस बार ट्रैक्टर डिवीजन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आंकड़ों की बात करें तो टाटा मोटर्स PV के जो आंकड़े आए हैं वो 50,519 यूनिट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। मारुति, M&M के भी जो नतीजे हैं वो भी उम्मीद पे खरे ही उतरे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आइशर मोटर्स VECV के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 10,000 के ऊपर जो है कंपनी ने गाड़ियां बेची हैं। वहीं टाटा मोटर्स CV के नंबर्स भी उम्मीद के मुताबिक है, पर अशोक लेलैंड ने इस पूरे पैक में सरप्राइज किया है। हम उम्मीद लगा रहे थे 19,000 के आसपास के आंकड़ों की, 21,500 से ज़्यादा कंपनी ने इस बार जो है सेल्स की है बीते महीने, और वो काफ़ी अच्छी है। अब 2 व्हीलर सेगमेंट में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के नंबर्स जो हैं देखिए 1 लाख से ज़्यादा कंपनी ने गाड़ियाँ बेची हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब 1 लाख के ऊपर आइशर मोटर्स का आंकड़ा आना जो है वो मामूली बात बनती जा रही है। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉट्स और M&M दोनों के ही नंबर ले लीजिए, उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं, और साल दर साल देखिए 40% की ग्रोथ दोनों ही कंपनीज ने दर्ज की हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आइशर, कहीं ना कहीं एस्कॉट्स और M&M की तरफ से, ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा कि काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे, और कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। सभी का ये कहना है कि साल 2026 से और भी उम्मीदें हैं, और ख़ास तौर से ट्रैक्टर कंपनीज अपनी कमेंट्री जारी करती हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला आगे वाले महीने भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अभिषेक।
बिल्कुल बिल्कुल, आगे वाले महीने भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और इंटरेस्टिंग होगा ये जनवरी की बिक्री आंकड़े भी देखना, आगे इस पर नज़र रहेगी। वैसे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर, ऑटो स्टॉक्स पर हमने राय ले ली है। आगे बढ़ते हैं और टीएमबी यानी कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आंकड़े अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे और आंकड़े प्राइमा फेसी ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। कासा करीब करीब 15% के आसपास बढ़ा है और डिपॉजिट्स वगैरह में भी ग्रोथ देखने को मिली है। एक राय गौरांग सर आपसे लेना चाहेंगे। पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, व्यक्तिगत आपको शुभेच्छा। टीएमबी की बात करें, छोटा बैंक, 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप इसका है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि सस्ता है, अगर हम वैल्यूएशन अगर देखें तो। आपकी विशेष पकड़ होती है ये जो छोटे हिडन जेम्स टाइप के जो बैंक होते हैं। क्या राय होगी आपकी टीएमबी पर? 3 साल 3.5 साल पुराना लिस्टिंग होगी आई थिंक इसकी। अभिषेक जी, आपको भी नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका विश्वास अच्छा रहे और आपके धन में वृद्धि हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में पहले तो हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पिछले साल 2025 में भी अच्छा रुझान हमने खास करके सरकारी बैंकों में आते हुए देखा और आकलन ये है अभिषेक जी कि ये जो नया वर्ष है 2026 उसमें और आने वाले समय में नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान पूरा वित्तीय क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत बैंक्स है या फिर एनबीएफसीज हैं वहां से आपको आता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे काफी सारी कंपनियों के। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखने जाए तो जो बिजनेस अपडेट आए थे दूसरी तिमाही के नतीजे से पहले वो काफी सकारात्मक थे। सोच विचारधारा ये भी है कि ब्याज दरों में कटौती हमने पिछले साल 1.25% की देखी। इस साल में हमारा आकलन कहता है कि नया वित्तीय वर्ष जब चालू होगा अप्रैल में, तब उसके पश्चात या उसके आसपास आपको ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखेगी। निर्भर होगा कि महंगाई दर, विकास दर वगैरह किस स्तर पर आते हैं। ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार, ग्रॉस नेट एनपीए जो है वहां पर नीचे लगातार आ रहा है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर तो मुझे याद नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं है, लेकिन हमें कुछ जो चुनिंदा छोटी मझौली बैंक्स हैं, उदाहरण के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से एक समय था जब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक या फिर फेडरल बैंक ऐसा माना जाता था कि ये ज्यादातर के दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा इनका कामकाज होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ विस्तार योजनाएं इन्होंने की और अपने ब्रांचों की संख्या जो है वो बढ़ाई है, जिसके कारण इनका कारोबार दुरुस्त हो रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा हमारा मानना है सक्षम और मजबूत वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई बैंक या एनबीएफसी। ठीक है, ठीक है, ये राय आ गई आपके लिए कुछ कुछ अच्छे बैंकों को लेकर। लेकिन चलिए 2:45 बज गए हैं, 2:44 आपकी स्क्रीन पर और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए सर, आज हमारे दर्शकों के लिए आपने क्या चुना है नए साल के ऊपर? पहला गिफ्ट क्या है आपका ऑप्शंस का? हैप्पी न्यू ईयर अभिषेक जी। देखिए, लास्ट वीक के वीकनेस के बाद आज आईटी स्पेस में एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में निफ्टी आईटी में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली अगर आप टीसीएस को देखें तो 200 डीएमए पे एक इनसाइड बार बुलिश प्राइस पैटर्न आज बन रहा है। तो आईटी स्पेस टीसीएस पे पॉजिटिव व्यू है। 3240 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ये अराउंड 65 के पास बाय करना है 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रखने हैं 125 के। इसका जो लॉट साइज है 175 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 50 to 50 का। एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे अराउंड 10,500 के। टीसीएस की 3240 वाली कॉल खरीदनी है। टीसीएस में हम तेजी देख रहे हैं 0.25% के आसपास की, और कल इकलौता सेक्टर था जहां पर हम देख रहे थे कि प्रेशर था और आज आईटी से भी सपोर्ट बाजार के लिए लौट के आए। इसी के चलते आप देख रहे हैं कि इंडेक्स भी हरे निशान में टिकने में कामयाब है अच्छी तरह से। 3240 वाली कॉल खरीदनी है 65 की प्राइस पर। लक्ष्य 125, स्टॉप लॉस 35 और अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान 5250 यानी कि 5,250 का।
बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस बीच आप देखिए जीएसटी कलेक्शन के नंबर आ गए हैं और जीएसटी कलेक्शन आई है 1,75,000 करोड़ रुपए, 1.75 लाख करोड़। और पिछले महीने जो आंकड़ा था वो करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, यानी कि नवंबर के जो डेटा थे। तो थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ोतरी है करीब 6% के आसपास की। तो हेल्दी कलेक्शन से 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक के भी हमने आंकड़े देखे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जीएसटी जो रिडक्शन हुए हैं इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा निश्चित तौर पर आता हुआ हम आंकड़ों में देख रहे हैं, बट ये कि सस्टेन्ड है, वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के आंकड़े आपके स्क्रीन पर। चलिए काम करेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए ट्रेड और निवेश की रणनीति समझेंगे। जो है ये काउंटर्स दिखा रहे हैं, पर हाल फिलहाल जम के पिटाई हुई है दोनों काउंटर्स की। आपकी राय यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? सुप्रीम इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी काफी फॉल आ चुका है, करीबन 4,600 से लेके 3,200 तक के गिरावट हमने देखी है। बट ओवरऑल जो रिसेंटली प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो लोअर लोज बन रहे थे वो अभी नहीं बन रहे। अभी जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी ब्रेक हुआ है, साथ में एक बुलिश पैटर्न जो होता है, बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न है, वो भी क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं 3200 के लेवल्स पे आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो मेरा यही मानना है कि बायोन डिप्स इसमें कर सकते हैं। करंटली थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, बट 3500 से 3400 के जोन में मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस 3250 के नीचे रहेगा और ओवरऑल जो बाउंस है वो मुझे 3750 या फिर 3800 तक हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों। तो चलिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक अच्छा बाउंस और आने की उम्मीद है। 3650 यहाँ पर टारगेट्स बना के चल रहे हैं जिगर। देखते हैं आगे किस तरीके के मूव्स रहते हैं। पर जी हाँ, आज एटर्नल ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। और बजाज ऑटो देखिए कल या परसों शायद जो है इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा था, हमारे एक्सपर्ट से उन पर राय भी ली थी और आज देखिए किस तरीके से वो रिवॉर्ड कर रहा है। मार्केट सुस्त है, फिर भी बजाज ऑटो 2% के मूव्स के साथ आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। पर जिगर एनटीपीसी कई दिनों के बाद ये काउंटर भी अच्छे मूव्स दिखा रहा है। एनटीपीसी पे कोई राय आपकी? एनटीपीसी में भी जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, अगेन इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। लोअर लो से अगेन जो हायर हाइस वाला सिलसिला है वो हमने काफी दिनों से देखा और रिसेंटली काफी बड़ा मूव भी आया करीबन 330 के ऊपर। सो इसमें भी बाय करने की सलाह है। एनटीपीसी में बाय ऑन डिप्स या फिर स्टैगर्ड मैनर में 335 से 330 के जोन में बाय करने की सलाह रहेगी। और ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा 318 के नीचे रहेगा और टारगेट्स हम लेके चलेंगे 350 और 355। 50 और 355 एनटीपीसी यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। पर गौरांग जी, धीरे धीरे करके एनर्जी बास्केट में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। चाहे कल हमने देखा हो ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बहुत अच्छे मूव्स थे, आज देखिए पावर काउंटर्स में अच्छे मूव है। एनटीपीसी देख लीजिए या फिर पावर फाइनेंसर्स भी, चलिए वो तो अलग सेगमेंट ही हो गया। बट आपकी क्या प्रेफरेंस है फिलहाल गौरांग जी? क्योंकि देखिए थोड़े फैक्टर्स भी सपोर्टिव हो जाएं तो फिर क्या बात है, वैल्यूएशंस तो फेवरेबल दिखते ही हैं, चाहे वो ओएमसीज हो या फिर पावर रिलेटेड कंपनीज। हाल फिलहाल पावर की शायद डिमांड भी सुस्त थी, अब थोड़े से रीबाउंड आए हैं। यहाँ पर कोई टॉप बेट्स आपकी? तो सृष्टि जी देखिए, ऊर्जा उत्पादन में पहले तो ठंडी का मौसम है तो जाहिर है ऊर्जा की खपत थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन ठंडी के बाद पारा धीरे धीरे करके चढ़ने लगता है और गर्मी का मौसम आ जाता है और ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ना तो सिर्फ शहरों में, छोटे मझौले शहरों में, लेकिन ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में भी मांग हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। जहां तक प्रश्न है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का सृष्टि जी, तो एक बहुत ही अच्छी बात ये है हमारे लिए, भले रुपया कमजोर थोड़ा बहुत डॉलर के सामने, लेकिन बहुत ही सकारात्मक बात कि कच्चे तेल के दाम ब्रेंट $60 प्रति बैरल के आसपास, नाइमैक्स $55-56 प्रति बैरल के आसपास,
और मैं आज प्रातः क्षमा चाहता हूँ, आज प्रातःकाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो ये बता रहे थे कि तेल की उत्पादन जो है ओपेक प्लस देशों के द्वारा वो ऊपर की तरफ रहेगी, और दूसरी तरफ यूरोप अमेरिका में जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप है, इसके बावजूद कच्चे तेल की मांग इतनी ऊपर नहीं गई है। संभवतः पूर्वक आने वाले समय में वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि शायद $55 के आसपास ब्रेंट आ जाए और $50 के आसपास नाइमेक्स आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे देश जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक बात होगी। रुपया भी अगर थोड़ा बहुत मजबूत होता है तो वो भी थोड़ा बहुत सकारात्मक होता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों पर खरीदारी की राय है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, और एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो दोनों ही तरफ काम करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। यहाँ पर आपके लिए टॉप बेट्स एनर्जी स्पेस में से कहाँ पर आपको रखनी है नज़र। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि कल के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नज़र रखनी है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में तो हम देखने की रेंज का ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी की जो रेंज है लगभग 85 अंकों की है और निफ्टी बैंक की जो रेंज है 225 अंकों की है, और उसमें कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। नीचे के लेवल सुरक्षित है, ऊपर के लेवल भी हम देख रहे हैं कि बाजार अब ब्रीच कर नहीं रहा है। हल्की तेजी है निफ्टी में करीब 30 अंकों के आसपास की। अब देखिए उतार चढ़ाव एक रेंज में उठापटक हो रही होगी। निफ्टी और निफ्टी बैंक में सिमिलर आपको पैटर्न दिखाई देगा। एक रेंज का ही कारोबार दोनों इंडेक्स में होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भरपूर है। हम देख रहे हैं कि आज आईटीसी टूटा है, इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स में गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो आज वोडाफोन आइडिया में फिर से तेजी हुई है, क्योंकि उनको कुछ पेमेंट मिलना है उनकी पेरेंट कंपनी से करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो वायदा का टॉप गेनर है करीब 6% के आसपास के गेंस के साथ। और सुप्रीम इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग का मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आ रहा है। सुप्रीम में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको भी नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं लक्ष्मीकांत जी, कहां पर आपका फोकस है बाजार में और क्या खरीदना अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून, और सभी को इस नए कैलेंडर वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट में जिस तरीके से सेंटिमेंट बने हुए हैं अभी भी मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से कल के सेशंस में हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बने रह सकते हैं। इसलिए दो स्टॉक रिकमेंड हमारी ओर से रहेंगे। सबसे पहला है जीएमआर एयरपोर्ट। यहाँ पर हमें एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे सकता है इस स्टॉक में, अगर स्टॉक 106 के ऊपर सस्टेन होता है। करंटली अभी ये स्टॉक अपने हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है, करंट लेवल्स पे ही बाय किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 105 के आसपास जीएमआर एयरपोर्ट को बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 रुपीज का रहेगा, और टारगेट हमारा रहेगा 115 का। दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब। कई समय से ये स्टॉक अपने जो की मूविंग एवरेजेस हैं उनके उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आने वाले सेशंस में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है 7,680 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वहां से ये स्टॉक अपने मोमेंटम को कैच कर लेगा, और वहां से फिर हमें 400 पॉइंट के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है। 7,450 का स्टॉप लॉस हमें रखना होगा बाय करते समय, और अपसाइड के जो टारगेट है वो हमें 8,000 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों शेयर जो आपको लक्ष्मीकांत जी ने सुझाए हैं, दोनों मुझे बेहतर लग रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। मतलब 8,000 के टारगेट होंगे पॉलीकैब में, 7,450 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट की तो फाइनेंशियल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है, और हमने देखा था कि जो Q2 के नंबर आए थे इनके लॉसेस थोड़े नैरो होते हुए दिखाई दिए थे। अब शेयर बार बार 100 रुपए के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है। 115 के टारगेट होंगे और 100 रुपए का
आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये दो स्टॉक आपके ट्रेडिंग रडार पर जरूर होने चाहिए। कुछ और स्टॉक हम समझेंगे, लेकिन 3 बज गए हैं और वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। और मार्केट एट 3 के साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला भी जुड़ गए हैं। आनंद, नए साल की शुभकामनाएं आपको। बताइए, आज नए साल पर बाजार में तो वॉल्यूम बहुत थिन रहा है, स्टॉक्स में कहां पर एक्शन दिखा, और अगर हम वॉल्यूम की ही बात करें तो स्टॉक्स में कहां पर आपको ज्यादा वॉल्यूम नजर आया? जी हाँ अभिषेक, नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। उसके बाद अब बाज़ार की बात कर लेते हैं। तो आज बाज़ार जो है वो हरे निशान में तो कारोबार कर रहा है, लेकिन एक रेंज में ही कारोबार करता नज़र आ रहा है। लेकिन सेक्टर की बात करें तो आज ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, जिसके चलते आज ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है। करीब तीसरे दिन लगातार ऑटो शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड की तरफ देखिए, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, इन तीनों शेयरों में 2 से 3% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो ब्लू डार्ट का जो शेयर है उसे 420 करोड़ की टैक्स डिमांड जो थी उसे खारिज किया गया है, लेकिन शेयर जो है आज 3 से 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो औसत से करीब 38 गुना ज़्यादा वॉल्यूम शेयर में देखने को मिल रहा है। वहीं आईटीसी की बात करें तो टोबैको पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है उसके चलते शेयर 33 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 9% की गिरावट आज शेयर में देखने को मिल रही है और औसत से 30 गुना ज़्यादा आईटीसी के शेयर में भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आज अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो भी फोकस में बने हुए हैं। अदानी टोटल की बात करें तो 6% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब करीब 22 गुना ज़्यादा वॉल्यूम अदानी टोटल के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं उन कंपनियों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। कुल बिक्री जो है वो करीब करीब 22% बढ़ी है। कुल बिक्री 22% बढ़कर 2.17 लाख यूनिट पहुंच गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ घरेलू बिक्री की बात करें तो उसमें भी 36% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं पीवी बिक्री में भी 38% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स सीवी की बात करें तो कुल बिक्री जो है वो 25% बढ़ी है। 25% बढ़कर बिक्री जो है 42,500 यूनिट के पार पहुंच गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ घरेलू बिक्री की बात करें तो 24% की बढ़ोतरी उसमें भी देखने को मिली है। 1.5 से 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने भी अपनी तरफ से अपडेट दिया है, जहां कुल कोल प्रोडक्शन जो है उसमें करीब करीब 5% की बढ़त देखने को मिली है। कुल कोल प्रोडक्शन 5% बढ़कर 75.7 MT ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो Q3 के अपडेट आए हैं। Q3 में जो कुल डिपॉजिट है वो करीब करीब 4% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं कुल बिजनेस की बात करें तो कुल बिजनेस में भी 4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर 2 से 3% ऊपर आज कारोबार करता नजर आ रहा है। और अंत में बात करें केईसी इंटरनेशनल की तो कंपनी को 1050 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो रिन्यूएबल सिविल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में कंपनी को मिला है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट हमें बताने के लिए। केसी इंटरनेशनल 1050 करोड़ का ऑर्डर मिला, लेकिन ये शेयर देखिए चल नहीं रहा है इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी। और हमने देखा कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है इसका 2025 का वो भी काफ़ी वीक ही रहा है केसी का, और अभी भी निवेशकों को इसमें ना भरोसा लौट नहीं रहा है। अडानी टोटल का शेयर एक बार जरा लेकर आइए। जैसे कि आनंद बता रहे थे कि उसमें वॉल्यूम स्पाइक है और आज ये शेयर चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। हम अडानी ग्रुप शेयरों में देख रहे हैं। अब अडानी टोटल जो कंपनी है ये अडानी ग्रुप की और टोटल एनर्जीज की जॉइंट वेंचर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने देखा कि प्रीवियसली 2022-23 में तो क्या तूफान चला था इन स्टॉक्स में, लेकिन पिछले 2 साल से मामला बड़ा ठंडा सा है। आज अचानक से एक वॉल्यूम अपटिक आया है, मतलब जो नॉर्मल जो वॉल्यूम होते हैं उसके 10 गुना वॉल्यूम आज तो अडानी टोटल के शेयर में है, हालांकि शेयर 5% ऊपर है। इस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, अडानी टोटल में जो लोग निवेशित हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से आगे एक डिसेंट पैसे बनाकर देने में सक्षम है या फिर किसी और विकल्प पर विचार करना चाहिए? तो अभिषेक जी देखिए, क्षेत्र पसंद आता है और यहाँ पर अगर मेरी याददाश्त सही है तो महानगर गैस लिमिटेड MGL और पेट्रोनेट LNG जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर खरीदारी की राय है। हाल ही में मेरे ख्याल से गैस के दामों को लेकर के कुछ खबरें आई थी, जिसके कारण थोड़ी बहुत हरकत आती हुई दिखी इस क्षेत्र में। और वास्तविकता ये भी है कि आने वाले भविष्य में अभिषेक जी
जो गैस की उपलब्धि है वो फिलहाल सीमित है कुछ सीमाओं तक। यानी कि अगर आप शहरों में हैं तो आपको इसकी उपलब्धि मिल जाती है, लेकिन जैसे आप शहर के बाहर चले जाते हैं तो इसकी उपलब्धि बिल्कुल न के बराबर है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ढांचा है उसको सुधारने का प्रयास भी सरकार कर रही है। समय लगेगा, लेकिन वो भी एक वास्तविकता है। अडानी टोटल गैस का जहां तक प्रश्न आपने पूछा है, तो सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अडानी समूह में एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी टोटल गैस। ये कोई राय नहीं है, मैं मात्र केवल कंपनी की बात कर रहा हूं। और जिस प्रकार से सरकार ढांचा सुधार रही है, आने वाले भविष्य में खपत है जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी। एक बार एलएनटी का शेयर लेकर आइए। एलएनटी हमने देखा कि था कि हाल फिलहाल इसमें ऑर्डर की भी खबरें आई थी। गोल्डमैन सैक्स का अपग्रेड भी आया था। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर या फिर इसके ऑर्डर बुक को लेकर किसी मन में कोई शक होगा नहीं। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है एलएनटी की, और जो मेजॉरिटी उनकी अब रेवेन्यू आती है वो तो अब विदेशी कारोबार से आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस इनका काफ़ी ज़्यादा है। बजट से पहले हम देखते हैं अक्सर की गर्मी आने लगती है एलएनटी समेत तमाम जो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं। इस पर राय आपकी जिगर भाई। एलएनटी एक बढ़िया क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, 1.5% की तेजी। क्या राय होगी आपकी? जिनके पास है वो क्या करें और क्या फ्रेश बाइंग करनी है इसमें? सी डेफिनेटली एलएनटी में अक्टूबर के मंथ में ही मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था। जो प्रीवियस हिस्टोरिकल टॉप था दिसंबर 2024 का, वो करीबन 3963 था, और उसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद 2 महीने से लगातार रीटेस्ट होके एलएनटी टर्न अराउंड ही हुआ है, और रिसेंटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और आज के दिन में एक अच्छी मोमेंटम भी है करीबन 1.5% की। सो बाय करने की सलाह रहेगी इसमें। थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है तो हम लोग स्टैगर्ड मैनर में 4100 तक भी मिले तो बाय ऑन डिप्स करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 4000 के नीचे रहेगा, और फर्स्ट टारगेट होगा 4350 और दूसरा होगा 4400। ठीक है, 4400, 4400 तक के टारगेट। ठीक है, एलएनटी के लिए ये व्यू 1.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एक बैंकिंग स्टॉक पर गौरांग सर आपसे व्यू और चाहिए, और वो शेयर है इंडसइंड बैंक का। काफ़ी हमने उथल पुथल खबरें, मैनेजमेंट को लेकर चेंजेस, ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स, बहुत कुछ देखे। हालांकि सुधार हुआ है, अब 600 रुपये वाला शेयर 900 रुपये के आसपास आ गया है। कल भी हमने बाइंग इसमें देखी थी और आज भी हम देखने की स्ट्रेंथ है इंडसइंड बैंक के शेयर में। आपको क्या लगता है सर कि टर्नअराउंड मतलब जो दिक्कतें थी वो तो काफी हद तक नए मैनेजमेंट ने दूर करने की कोशिश की है। आप कितने कन्विंस्ड है कंपनी को लेकर? देखिए अभिषेक भाई, जो भी मेरे ख्याल से कुछ 1500 या 1800 करोड़ का कुछ आंकड़ा था, वो डेरिवेटिव लॉस वगैरह वगैरह जो भी खबरें थी, और उसके बाद 3 मेरे ख्याल से फॉरेंसिक ऑडिट भी हुए, और एक सकारात्मक प्रमाण पत्र भी दिया गया। फिर बदलाव हुए मैनेजमेंट, और अगर टॉप मैनेजमेंट में बदलाव होते हैं अभिषेक भाई, तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, किसी भी, उसमें जो सर्वोच्च स्तर पर जो बदलाव होते हैं उसका असर सकारात्मक असर आने के लिए समय लगता है। इंडसइंड बैंक पर हमारा नजरिया सकारात्मक है, और जो परिवर्तन आने वाले भविष्य में होगा वो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट को और सक्षम और मजबूत बनाएगा, और योगदान भी आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। इसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से परिवर्तन आता हुआ दिखेगा और बदलाव एकदम सकारात्मक हो जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन हाँ, हमारा नजरिया सकारात्मक है। ठीक है, इंडसइंड बैंक को लेकर सकारात्मक व्यू है, लेकिन बीते साल में किन शेयरों ने कमजोर प्रदर्शन किया, कहां पर अच्छा प्रदर्शन रहे? तो बाजार के सिकंदर और धुरंधर, इनकी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी आशीषा और रविंदर जुड़ रहे हैं। आशीषा, ओवर टू यू।
बिल्कुल, साल का आखिरी कारोबारी सत्र तो हमने डिसाइड किया कि 2025 में किस तरह के रिटर्न्स इंडियन इक्विटी मार्केट्स में दिखे उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल इंडिसेस पर नज़र डालते हैं। निफ्टी की बात करें तो 10% तक के रिटर्न्स 2025 में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में दिखे। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी 17% की तेज़ी 2025 में दिखी। सोने में 80% तक की तेज़ी और चांदी 180% बढ़ता हुआ नजर आया। प्रेशियस मेटल्स में क्लियरली इस साल आउट परफॉर्मेंस दिखा और निफ्टी और बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो प्रेशियस मेटल्स काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 2025 के सिकंदर की बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स में सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस का नाम शामिल है। करीब 70% की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल था। मारुति सुजुकी 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर दिखे। आयशा मोटर्स 50%, हिंडाल्को भी 50% के करीब और बजाज फाइनेंस में भी 40% से ज़्यादा तक की तेज़ी दिखी। तो ये 5 स्टॉक्स निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा तेज़ी के स्टॉक्स इस साल रहे। और अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था 1 जनवरी 2025 को तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स आपने इन स्टॉक्स पर बनाए होंगे। निफ्टी बैंक जिसने 17% तक के रिटर्न्स दिए आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। इसके 5 सिकंदर स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 80% की तेज़ी के साथ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल था। कैनरा बैंक 55% से ज़्यादा ऊपर। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक सभी स्टॉक्स में 30 से 35% तक की तेज़ी इस साल दिखी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स तेज़ी के साथ इस साल बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा बात करते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की। L&T फाइनेंस टॉप ऑफ द लिस्ट 125% तक के रिटर्न्स दिखे। आदित्य बिरला कैपिटल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुथूट फाइनेंस, अशोक लेलैंड सभी स्टॉक्स में 60 से 90% तक के रिटर्न्स। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये 5 स्टॉक शामिल। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन था। हिंदुस्तान कॉपर के दामों में तेज़ी दिखी, जिसके चलते ये स्टॉक 100% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। नवीन फ्लोरिन, लॉरस लैब्स, MCX, मनप्पुरम फाइनेंस 60 से 90% तक के रिटर्न्स इन चारों स्टॉक्स में इस साल दिखे। तो हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था। कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स, कई सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स जहाँ पर मजबूती इस साल दिखी। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जहाँ पर काफ़ी एक्शन था। निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी ऑटो इंडेक्स सभी सेक्टर्स में काफ़ी एक्शन इस साल दिखा। लेकिन रविंदर, ये तो इस साल का परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन 2026 में एनालिस्ट का क्या मानना है? कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें 2026 में कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से ही। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में साल 2025 में 10% का रिटर्न दिया था। तो अगर बात करें यहाँ पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की निफ्टी इंडेक्स से किन स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, तो उसमें जो टॉप पे है जहाँ पे 30 इटर्नल है, जिसमें 33% से ज़्यादा कि यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे याद रखें 2025 में इटर्नल ने जो है कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अगले 12 महीने में इसमें जो है 33% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है एज पर एनालिस्ट। इसी के साथ साथ अडानी एंटरप्राइज जिसमें 32% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ट्रेंड में भी जो है अगले 12 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 30% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ट्रेंड ने भी 2025 में जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसी के साथ साथ NTPC और ICICI बैंक, इन दोनों ही स्टॉक्स में जो है 29 से 28% के आसपास की यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो यहाँ पे इस साल 2025 में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पर 16 से 17% की 2025 में इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगर बात करें 2026 में बैंक निफ्टी से कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है ICICI बैंक, जहाँ पर ICICI बैंक में अप्रॉक्सीमेटली 26% का जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है अगले 12 महीनों में। इसी के साथ साथ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में भी जो है 10 से 16% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है अगले 12 महीनों में। अब बात करें ब्रॉडर इंडेक्सेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी मिड कैप में से कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स, जहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में जो है 41% से ज़्यादा की यहाँ पे अगले 12 महीने में तेज़ी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ सुजलॉन, हुडको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया और IRB इंफ्रा, इन सभी स्टॉक्स में जो है 37 से 40% का जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब आखिर में बात करेंगे स्मॉल कैप स्पेस से, यहाँ पर
साल 2025 में स्मॉल कैप ने जो अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी बैंक, मिड कैप और निफ्टी 50 इंडेक्स को। यहाँ पर साल 2025 में 6 से 7% की यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें कौन से स्टॉक्स में अगले 12 महीने में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो इसमें एबी रियल्टी जो है सबसे टॉप परफॉर्मिंग है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 54% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकता है अगले 12 महीनों में। इसी के साथ साथ वर्लपूल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वर्लपूल इंडिया भी 2025 में काफ़ी न्यूज़ में था। यहाँ पर रिटर्न की बात करें वर्लपूल इंडिया की 2025 की, तो यहाँ पर स्टॉक्स में जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास की जो डिक्लाइन देखने को मिली वर्लपूल इंडिया में। लेकिन अब अगले 12 महीनों में स्टॉक्स में जो है 51% की यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकती है एज पर एनालिस्ट। इसी के साथ साथ वेल्सपन कॉर्प, जिंदाल 100 और एनसीसी से इन सभी स्टॉक्स में जो है 49 से 50% का जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 2025 के कौन से रहे सिकंदर स्टॉक्स और 2026 में कौन रहेंगे धुरंधर, ये जो है हमारे दोनों सहयोगी अशेषा और साथ ही रविंदर ने पूरी जो है रिसर्च करी। एनालिस्ट का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं, वो हमें ज़रूर बताया। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ से निकल कर आए हैं। पर चलिए एक बार फिर से बाजार पे नज़र डाल लें, क्योंकि जाते जाते जो है थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़ती हुई ज़रूर दिखी है। खासतौर से निफ्टी बैंक में अब 100 अंकों की तेज़ी हो गई है और कुछ एक इंडिविजुअल काउंटर्स में भी निचले स्तरों से धीरे धीरे करके जो है वो मूव आते हुए दिख रहा है। बट आज एलएनटी भी लगभग देखिए 1-1.5% की तेजी दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी, अब आप भी हमारे साथ हैं, एक बार एलएनटी पे राय दीजिए, क्योंकि देखिए एक एक करके जो है लीडरशिप कोई ना कोई दिग्गज लेता हुआ दिख रहा है। एलएनटी कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाल फिलहाल कई सारे नए ऑर्डर विन्स आए हैं इसके लिए। ट्रेंड है एलएनटी का। एलएनटी एक ऐसा स्टॉक है जिसको लोगों को अपने पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। अभी तो फिलहाल इसमें एक जो ब्रेकआउट आना था वो आ चुका है 4100 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और इसीलिए हमने इसे आज के ऑप्शन के चैंपियन में भी रिकमेंड किया था। तो वहां पर भी हमें प्राइजेस अपसाइड की ओर भी देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश है एलएनटी में। तो अगर जिनको लेना है वो बाय कर सकते हैं। हालांकि अभी तो उनको थोड़ा सा डिप का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर ये स्टॉक फिर से 4100 4080 के आसपास आता है तो वो एक लेवल रहेगा जहां से बाइंग करने की सलाह दी जा सकती है। अभी फिलहाल अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें यहाँ पर 4400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स द टेक। यहाँ पर एलएनटी ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बट इस बीच देखते हैं कि कई सारे फार्मा काउंटर्स में आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है। कहीं ना कहीं हम देखें तो जी हाँ, अजंता फार्मा जो है लीड करता हुआ ज़रूर दिख रहा है। हालांकि आप डॉक्टर रेड्डीज को देख लीजिए तो 1-1.5% की गिरावट है। कुछ दिनों पहले उनके प्लान से क्या ऑब्जर्वेशंस आई थी, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमने आपको दी थी और ये भी बताया था कि जो ऑब्जर्वेशंस की डिटेल्स हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं। और आप देखिए आज स्टॉक में प्रेशर भी बरकरार है और उस दिन से लगातार तीसरा दिन है जो स्टॉक गिरावट का शिकार हो रहा है। बट अजंता फार्मा एक तरफा चाल दिखा रहा है, 6.5% का मूव। जिगर, यहाँ पर कोई व्यू अजंता फार्मा कैसे देख रहे हैं आप? अजंता फार्मा अगेन जो हिसाब से नॉन स्टॉप रैली हम देख रहे हैं काफी टाइम्स, ऑलमोस्ट नवंबर से देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस 2500 से ऑलमोस्ट 3000 तक के लेवल्स हम अभी देख रहे हैं। बट ओवरऑल ओवर एक्सटेंडेड मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ, और जो भी मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो ज्यादा मुझे हायर लेवल्स पे थोड़े से एग्जॉस्ट होते दिख रहे हैं। प्लस जो 50 और 20 दिन की एवरेजेस है उससे भी हम काफी आगे चल रहे हैं। करीबन एवरेज है 2700 की और प्राइस एक्शन है 2941 का। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ आइदर स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, ट्रेलिंग के लिए लेवल्स हो गए 2900 के, और डेफिनेटली फ्रेश बाइंग जो है अभी अवॉइड करनी है और हायर लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। ठीक है, अजंता फार्मा को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए करीब करीब 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है और कल इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सत्र भी होगा। तो आपके लिए कुछ BTST या फिर STBT के आइडियाज समझ लेते हैं, क्योंकि बाजार तो देखिए रेंज में है और निफ्टी की जो तेजी है थोड़ी सी और कम हो गई है। 10 अंकों की तेजी रह गई है, 26,140 के आसपास निफ्टी आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 115 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक में है। और जो शेयर चढ़े हैं, देखिए श्रीराम फाइनेंस ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, 2.5% के आसपास की मजबूती है।
और आईटीसी हम देख रहे हैं कि 33 महीने के निचले स्तर पर जाके कारोबार कर रहा है, लोअर लेवल से इसमें भी रिकवरी कोई आ नहीं रही है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो स्लाइटली बेटर है, 1498 शेयर हैं तेजी वाले, 1412 शेयर इस वक्त हैं गिरावट वाले। तो शुरुआत करते हैं बीटीएसटी की, और लक्ष्मीकांत जी शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके 2 ट्रेड जो आप बीटीएसटी के लिए रेकमेंड करना चाहेंगे। अगर एसटीबीटी हो तो सर आप वो भी बता सकते हैं। नहीं, बीटीएसटी रेकमेंड करेंगे नए साल पर। एसटीबीटी से तो थोड़ा दूरी रखना चाहेंगे। सो बीटीएसटी में सबसे पहला मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है। कल के सेशंस में यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। आज हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हल्का सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये अपने लोअर लेवल को सस्टेन करता है, जो कि है 1980 के आसपास, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी के हिसाब से यहाँ पर हमें 2060 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। शेयर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है कोल इंडिया। काफी दिनों से ये स्टॉक अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, बट जैसे ही स्टॉक 412 के आसपास पहुंचा तो थोड़ा रिट्रेस भी हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लेवल है बाइंग करने का। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है 20 और 200 डीएमए के आसपास। सो कोल इंडिया में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है 390 का, और अपसाइड का टारगेट रहेगा हमारा 415 का। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर ये व्यू हो गया, और आपके सामने हम कोशिश करेंगे कि टारगेट स्टॉप लॉस को भी डाल दें। 400 रुपये पर फिलहाल कोल इंडिया आपको दिखाई देगा। और कोल इंडिया को लेकर देखिए खबरें हाल फिलहाल कई सारी आई हैं। एक तो इनके 2 सब्सिडरीज की लिस्टिंग खबर आई, हालांकि 400 रुपये के भाव को ये छोड़ नहीं रहा है, थोड़ा उसके ऊपर गया था और फिर से शेयर देखने की थोड़ा नीचे आ गया ये। लेकिन एक और शेयर जिगर भाई आपके पास आने से पहले मैं जरा समझ लेता हूँ लक्ष्मीकांत जी से। एस्ट्रल का स्ट्रांग मूव, बढ़िया लॉन्ग एडिशन एस्ट्रल में, और क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है। क्या एस्ट्रल में जिनके तेजी के सौदे हैं क्या उसको कंटिन्यू करें? देखिए, वी शेप रिकवरी तो देखने को मिली है पिछले 2 सेशंस में, और आज इस स्टॉक ने अपने 200 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। बट जनरली अभी ये स्टॉक मुझे लगता है कि अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी ज्यादा तो अपसाइड यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से 1470 1475 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक 1475 के आसपास कंसोलिडेट होता है 2 से 3 दिन, और उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू देता है, तब मुझे लगता है कि अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहां से फिर स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 1520 से लेकर 1530 तक निकल सकता है। तो मुझे लगता है जिनके पास है वो एक बार 1475 तक आने का वेट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है, देन आफ्टर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हो सकता है कि 2-3% और चढ़ जाए, लेकिन असली जो बढ़िया ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 1475 रुपए के ऊपर। जिगर जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं बीटीएसटी के लिए? सिर्फ पहला जो है टॉरेंट पावर है। टॉरेंट पावर में ऑलमोस्ट अप्रैल महीने से जो ट्रेंड लाइन बनती चली आ रही है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, वो आज ब्रेक होती दिख रही है। काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक हुई है, और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट पिछले 15-20 दिनों के ऊपर ही आज क्लोजिंग देखने मिली है। लेवल से करीबन 1310 का था, और क्लोजिंग हम करीबन देखेंगे 1330 की। सो टॉरेंट पावर खरीदने की सलाह रहेगी। टारगेट्स लेके चलेंगे करीबन 1390 का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1275 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। सेकंड स्टॉक है एस्कॉट है। एस्कॉट काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना है वीकली चार्ट पे। करीबन जो इचिमोकू की फ्लैट लाइन है, अगर हम देखें ऑलमोस्ट सितंबर मंथ से ये जो लेवल है 3600 का, वहां पे बार बार सपोर्ट लेके हमें अपसाइड देखने को मिल रही है। और इवन टुडे अगर आज हम देखें तो एक अच्छी मोमेंटम इसमें दिख रही है, और पिछले 4 से 5 दिनों का हाई भी निकाला हुआ है। तो एस्कॉट बाय करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हाई साइड में हम 3950 का टारगेट लेके चलेंगे, और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा करीबन 3700 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से।
यहाँ पर ज़रूर रखेंगे नज़र। कहीं ना कहीं जो है फार्मा काउंटर्स में जमकर तेज़ी देखने को मिल रही है और टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर जो है यहाँ पर रिकमेंड करते हुए दिख रहे हैं। बट आज अदानी टोटल में भी काफ़ी अच्छा मूव है और हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में जो है एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। एक बार लक्ष्मीकांत जी, अदानी टोटल यहाँ पर अपनी राय दीजिए। अच्छा, ये शायद हमने ऑलरेडी जो है इस पे चर्चा की है। और कोई काउंटर सेलेक्ट करते हैं और पूरे फाइनेंशियल स्पेस में सिलेक्ट पॉकेट्स में एक अच्छा मूव है चोलामंडलम फाइनेंशियल्स। एक बार यहाँ पर नजर डालिए लक्ष्मीकांत जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? 3% का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है ये काउंटर। चोला फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। अच्छा, आप मेरे ख्याल से चोला होल्डिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स ही है। हाँ, एक्चुअली मेरे से चोला फाइनेंस घुस गया था तो उसका जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव लग रहा था। हाँ, यहाँ पर अब चोला होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1890 के आसपास। और यहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं 200 और 100 डीएमए के। तो मुझे लगता है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आने वाले सत्र में अगर ये 1890 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि वहां से एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी स्टॉक डबल बॉटम के ही फॉर्मेशन में चल रहा है जो, बट ये जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है 1890 1910 के ऊपर दिखाई देगा। एक बार ये उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि फिर से ये एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। वहां से फिर हमें 2000 तक के लेवल्स चोला होल्डिंग में देखने को मिल पाएंगे। तो अभी फिलहाल इसको वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। अगर 1090 1910 के ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसको बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पर निचले स्तरों पर जो है आप नज़र ज़रूर रखिए और इसको बाय भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच ज़रूर बनाना पड़ेगा। पर जिगर, श्रीराम फाइनेंस ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए सुबह फिर से सुस्त था, फिर धीरे धीरे करके फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ अब देखिए निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप श्रीराम फाइनेंस? श्रीराम फाइनेंस अगेन अगर हम ऑलमोस्ट अगस्त मंथ से देखें तो नॉन स्टॉप चले जा रहा है और विदाउट एनी मीनिंगफुल पुल बैक। यहाँ पे कोई भी अच्छा सा मीनिंगफुल पुल बैक नहीं दिख रहा है। और इवन जो 20 दिन की एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं 925 के पास है। प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है और प्लस जो भी मोमेंटम ऑसिलेटर है या ट्रेंड इंडिकेटर्स है वो सारे वन साइडेड ओवरस्ट्रेच है। तो मैं यही मान के चला कि इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करे, 1000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और हायर लेवल्स पे बुक करे और फ्रेश बाय डेफिनेटली ये लेवल्स पे नहीं करना है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस बेहतरीन तेजी 1025 रुपए का जिसने हाई बना दिया है, ऑल टाइम हाई। और जापान के एवेन्यू एफजी बैंक ने जो 20% स्टेक के लिए जो डील की थी उसका भी इम्पैक्ट आया। और आरबीआई ने जो लिक्विडिटी का जो बूस्टर दिया था उसके चलते भी हमने देखा कि तमाम एनबीएफसी शेयरों में तेजी आई थी। श्रीराम फाइनेंस महीने भर में लगभग 20% के आसपास को उछाल, एक जबरदस्त रनअप हमने शेयर में देखा है और आज डे हाई पर जाकर ये शेयर क्लोज करने जा रहा है। चलिए 2 मिनट का समय रह गया है और बाजार में मतलब स्टॉक स्पेसिफिक तो मूव आ रहे हैं, खूब एक्शन है, चर्निंग भी हो रही है। बस इंडेक्स आपको थोड़ा सा नरम दिखाई देगा क्योंकि जो बड़े शेयर हैं उनकी भागीदारी आज के सत्र में आपको कम नजर आएगी। जो आज निफ्टी की चाल रही है 26,145 के आसपास हम निफ्टी को देख रहे हैं और आज का जो हाई रहा है निफ्टी का वो रहा है 26,197, यानी कि 26,200 का जो लेवल है ना वहां से बार बार हम रिजेक्शन फेस होते हुए देखते हैं निफ्टी में। प्रीवियसली भी लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी 26,200 के ऊपर 2 दिन निकला लेकिन वहां पर सस्टेन कर नहीं पाया। तो ये कि मेजर हर्डल निश्चित तौर पर है और ये ऑप्शंस के आंकड़े भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। आज हमने जो स्ट्रेटजी भी दी थी हमने यही कहा था कि आप 26,200 को पहले पार हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। तो ये स्थिति रही आज थिन वॉल्यूम रेंज का मार्केट रहा और निफ्टी बैंक में भी रेंज सीमित रही, करीब करीब 200 से भी कम, 225 अंकों के आसपास की रेंज रही और 59,700 के ऊपर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखने जा रहे हैं, करीब 125 अंकों के आसपास के गेंस के साथ। आईटीसी आज टूटा क्योंकि ना सिर्फ जीएसटी बढ़ा बल्कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगने जा रही है सिगरेट पर 1 फरवरी से
और इसके चलते हमने देखा कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ, 10% टूट गया आईटीसी। और हम देख रहे हैं कि मल्टी मंथ लोज पर 33 महीने के निचले स्तर पर आईटीसी का शेयर फिसल गया है। और इसके अलावा जो बड़े मूवर्स रहे आज के सत्र में, हमने देखा कि ऑटो में अच्छा एक्शन बना। बजाज ऑटो, M&M आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। बजाज ऑटो तो क्लोज कर रहा है, तो निफ्टी का टॉप गेनर के तौर पर ये क्लोज करने जा रहा है। जो बिक्री के आंकड़े वगैरह आ रहे हैं ऑटो कंपनीज के, लार्जली वो ठीक ठाक ही आए हैं, बेहतर साइड पर ही आए हैं। वोडाफोन आइडिया कुछ और इनको फंडिंग मिलने जा रही है। कल तुमने देखा था कि जो उत्साह बना था GST AGR के ड्यूज को लेकर, उस पर क्लैरिटी नहीं थी तो शेयर टूटा भी था। लेकिन आज हम देखा कि फिर से बाइंग लौट रही है, 8% ऊपर ही शेयर क्लोज करने जा रहा है। JSW एनर्जी फ्रेश लॉन्ग एडिशन हमने देखी आज, इसमें 4.5% ये चला है। JSW एनर्जी और इंडस टावर में करीब 4% के आसपास ही तेजी रही। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी लॉन्ग बने हैं, 4% ये भी शेयर चला। एस्ट्रल में लगातार हमने देखा कि दूसरे सत्र में तेजी रही। तो कुछ ये शेयर्स रहे जहां पर आज मूवमेंट अच्छा था। REC में करीब 3% के आसपास का हमने उछाल दिखा। लेकिन ITC, NCC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, IGL, डीमार्ट भी करीब 2% कमजोर हुआ। और ये रहे वायदा के आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर। मार्केट क्लोज हो गया है। निफ्टी कितना ऊपर? 10 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन, लगभग 0.25% के गेंस रहे, करीब 130 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। और जाते जाते एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा बेहतर हो गया। 1550 शेयर तेजी वाले आज के सत्र में रहे और 1365 शेयरों में आज हमने गिरावट देखी। चलिए इसी के साथ इशू को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। जिगर पटेल जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। आप दोनों को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल सृष्टि को और मुझे भी आप इजाज़त दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।